में जो भी हमें सीखने के लिए मिलेगा उसको एक इंफॉर्मेशन समझ करके नोट करके लिख लेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स के माध्यम से हम लोग कुछ सीखते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि जितना बेहतर आपको न्यूमेरिकल सिखा सकता है वो थ्योरी नहीं सिखा सकता। न्यूमेरिकल बनाते हुए हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। और हम लोग करते क्या है, तो हम लोग का थोड़ा आदतें ऐसी हो गई है कि आंसर जो आता है उसको हम लोग आंसर मिला लेते हैं, आंसर का मतलब नहीं निकाल पाते। केवल आंसर मिल जाना है, न्यूमेरिकल बनाना की पूर्ण सूचना नहीं है। जो आंसर आपके पास आया है वो भी कुछ कहना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, उसका अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट होता है, उसकी समझदारी जरूरी होती है कि आपने क्या निकाला, अब ये कैसा होगा, इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। न्यूमेरिकल पिछले क्लास में भी बनाए थे, न्यूमेरिकल आज भी बनाएंगे। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, बोर्ड पर लिख भी देते हैं। उत्तर, एक कण एक्स पथ पर, एक्स पथ पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गतिमान है। सूत्र दिया हुआ है x बराबर 3t² प्लस 2t माइनस 9। तो t बराबर 1 सेकेंड, कितना सेकेंड, तथा t बराबर 3 सेकेंड पर कण का स्थान वेग तथा त्वरण ज्ञात करें। पूरे यात्रा समय में औसत वेग ज्ञात करें, औसत त्वरण ज्ञात करें, औसत त्वरण क्या था। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हल करना। क्वेश्चन उतार लेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद पूरा इसका मापदंड कैसे क्या क्या हुआ, पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। हमारा मानना है कि न्यूमेरिकल जो बनाते हैं केवल आंसर मिला लेने से आप लक्ष्य को प्राप्ति मत समझिए। आंसर का अर्थ समझ लेना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम कोई भी काम मतलब से करते हैं। मतलब जानना बहुत जरूरी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण एक्स पथ पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गतिमान है। एक्स पथ पर चल रहा है तो 1 डायमेंशन है ना। यस सर। यानी क्वेश्चन 1 डायमेंशन से लिया गया है। t बराबर 1 सेकेंड पर बताना है और t बराबर 3 सेकेंड पर बताना है। क्या क्या बताने के लिए कहा, तो कहा कि स्थान बताइए, वेग बताइए, त्वरण बताइए और पूरे यात्रा समय में। तो पूरा यात्रा कितना सेकंड तक हुआ है, तो 1 सेकंड से 3 सेकंड तक, यानी 2 सेकंड तक यात्रा हुई। यात्रा कितना समय तक हुआ, 1 सेकंड से 3 सेकंड हुआ। तो टाइम का इंटरवल कितना चला, 2। समय अंतराल कितना रहा, 2 सेकंड। तो पूरे समय अवधि में औसत त्वरण निकाल देना है, यानी इसमें तत्क्षणिक त्वरण भी निकालना है और औसत त्वरण भी निकालना है। तो इसकी एक खासियत बताएंगे आपको।
क्वेश्चन लिख लिए? चलिए ठीक है, तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण को रख ले रही है, अभी हम क्वेश्चन को रेडी भी करते हैं इसको। इसके लिए हम एक छोटा सा अपना टेबल बनाएंगे ताकि हम बातों को ज़्यादा स्पष्ट कर सकें। एक है पोजीशन के लिए, किसके लिए? पोजीशन। पोजीशन माने स्थान या स्थिति, और पोजीशन को किससे लिखते हो? एक्स। एक्स को ही कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स को ही पोजीशन कहा जाता है। यानी एक्स जो सूत्र है ना, x बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 9 माइनस 9 जो सूत्र दिया हुआ पोजीशन को डिसाइड करने के लिए सूत्र दिया है कि स्थान कैसे कैसे चेंज कर रहा है, x को ही पोजीशन मानना। ठीक, फिर इसके बाद आपके पास वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को भाई किससे दिखाते हो? v से। और फिर इसके बाद आपको चाहिए एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन यानी त्वरण चाहिए। अब एक्सेलरेशन को किससे दिखाते हैं? ए से। नॉर्मली हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो पोजीशन के लिए तो आपका सूत्र डायरेक्ट दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया है? 3t² प्लस 2t माइनस 9, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। t बराबर हम कितना रख लेते हैं? तो t बराबर 1 सेकेंड। तो t बराबर 1 सेकेंड पर पोजीशन आप डायरेक्ट बता सकते हो। t का मान 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 3 गुने 1 3 हुआ ना, और 2 कितना? 5। तो 5 में से 9 गया कितना? -4। किसी को दिक्कत नहीं ना है? रैंडम मन में कर दिया कैलकुलेशन। तो t बराबर 1 सेकेंड पर x का मान कितना निकल कर आ रहा है? -4। अब t बराबर कितना सेकेंड लेने का? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड। t बराबर 3 सेकेंड करके बताओ। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, आज 3 दूनी 6, 27 और 6 कितना? 33 में से 9 गया कितना? 24। कितना हो गया? दिक्कत होगा तो बोल देना, मन में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो x का मान कितना हो गया? 24। चलिए 2 कुछ पोजीशन तो हमें पता चल गया। पोजीशन पता चल गया तो क्यों ना पोजीशन का एक डायग्राम बना दिया जाए कि कण कैसे चल रहा होगा। तो x पथ पर कण किस पर मूवमेंट कर रहा है? x पथ पर कण चल रहा है। मूल बिंदु 4 के रेशियो में तोड़ो, 4 8 16 12 16 20, फिर कितना? 24 तक हम ले जाते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कितना? -4 -8 -12 -16 -2। t बराबर 1 सेकेंड। टाइम कितना हो रहा है? टाइम लाइन दिखा दीजिए इसी पर। तो -4 पर टाइम कितना हुआ? -1 सेकेंड। तो पोजीशन कहाँ मिला? यानी कण शुरुआत में यहाँ पर था। 1 सेकेंड पर कण कहाँ मिला? -4 पर। अच्छा 3 सेकेंड हो गया तो कण कहाँ चला गया? यानी यहाँ पर चला आया। तो टाइम कितना बताया? 3 सेकेंड। टाइम हो गया 3 सेकेंड और पोजीशन कितना हो गया? 24। तो कण चल रहा है ना? कभी -4 पर था, अब कहाँ है? +24 पर। चलिए एक इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ। अब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए v चाहिए। v बराबर क्या चाहिए? dx बताया ना? तो dx का मान रख दो, फार्मूला वाला x रखोगे ना? तो t 3t² रख दें। पहले रख लो, हड़बड़ाओ मत, आराम से काम करो। बटा कितना? अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए। तो 3 दूनी 6 t पावर 2 है तो 1 लिखेंगे। अब प्लस कितना? 2। वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। t बराबर कितना कर लो? 2 t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 1 रखोगे, वेलोसिटी बता दीजिए।
आठ सर 8 हो जाएगा। Yes, sir. v बराबर कितना? 8 का। t कितना रख दो? 3। वेलोसिटी बता दो। 3 रखो, 6 3 18 2 20 हो गया। अब हमारी सूचना, जब कण -4 पर है तो -4 पर कितना बजे है? 1 सेकंड पर है कण -4 पर 1 सेकंड पर है। 1 सेकंड पर चाल कितना है? 8 यानी यहाँ पर कण कितना स्पीड से चल रहा है? 8 से चल रहा है। 8 मीटर पर सेकंड आप बोल रहे हैं, चलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कण जब 3 सेकंड पर है तो 3 सेकंड पर कण 24 पर चला गया, और 24 पर स्पीड कितना बता रहा है? 20 बता रहा है ना। तो यहाँ पर कण का स्पीड कितना है? 20 है। 20 मीटर कण का वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कभी वेग कितना था? 8। अब वेग कितना हो गया? 20। अच्छा, यह वेग परिवर्तन का कारण क्या है? तो कारण तो एक साफ नजर आ रहा है कि इसका चाल बढ़ रहा है। कभी 8 था, पहले 1 सेकंड में 8 मीटर चलता था, अब 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 20 मीटर। तेज चलने लगा ना। पहले 1 सेकंड में मात्र 8 मीटर चलता था, अब 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 20 मीटर। यानी अब ज्यादा तेज चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा वेग बदल रहा है। अब त्वरण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो त्वरण के लिए फॉर्मूला निकालना होगा। ए बराबर फॉर्मूला dv बटा dt। dv का मान रखो, v का मान कौन रखना होगा? t वाला। तो v का मान कितना है? 60 प्लस, तो v का मान रख दीजिए 60 प्लस 2 और बटा कितना? क्या लगता है डिफरेंशिएशन कितना आने वाला? तो t के पावर 1 है ना, तो केवल 6 लिखे। अब इसका लिखना ही नहीं पड़ेगा। यानी त्वरण कितना निकल कर आया? 6 मीटर पर। अच्छा, इसमें क्या टाइम है? अरे त्वरण का जो सूत्र मिला उसमें टाइम है 6 आ गया, t नहीं आया। मैंने टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, जो राशि टाइम पर डिपेंड किया वो बदला है, ध्यान से देखिए। टाइम पर कौन कौन डिपेंड किया था? तो टाइम पर पोजीशन डिपेंड किया, तो 1 सेकंड पर -4 पर और 3 सेकंड पर 24 पर। यानी टाइम बदल गया तो पोजीशन भी बदल गया। ये भी देखो टाइम पर डिपेंड किया था, टाइम इसमें शामिल था ना। v बराबर 60 प्लस 2, टाइम इसमें शामिल है ना। तो टाइम बदलिएगा तो भी हमारा चेंज कर जाएगा। देखो 1 सेकंड पर 8 और 3 सेकंड पर कितना? 20। इसमें टाइम शामिल नहीं है, तो टाइम बदलिएगा तो त्वरण बदलेगा नहीं सर, रहता तब ना बदलता। यानी टाइम बदलते रहो, टाइम कुछ भी कर दो, लेकिन त्वरण बदलने वाला नहीं है। त्वरण बदलने वाला नहीं है। वैसा मिल जाए तो इसका नाम पड़ता है एक समान त्वरण की गति। क्या नाम पड़ता है? जब किसी कण की त्वरण समय के सापेक्ष नहीं बदलता है तो ऐसे त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ऐसे गति में पूरा गति का नाम पड़ता है एक समान त्वरित गति। इसमें आप कोई भी टाइम ले लीजिएगा, 6 का 6 आ गया ना, हमेशा 6 रहेगा नहीं। यहाँ पर भी त्वरण कितना? यहाँ पर भी त्वरण आपका 6 मीटर पर सेकंड। बीच रास्ता में भी जांच करेंगे तो कितना? 6 का, और लास्ट में भी जांच करेंगे तो कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी त्वरण हमारा कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं अचर। यह कण कैसा त्वरण से गति कर रहा है? अचर त्वरण से गति कर रहा है। इसमें त्वरण बदलने वाला नहीं है। 6 का 6 रहेगा। कभी भी निकालोगे त्वरण कितना आएगा? 6 का 6। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह की गति का नाम क्या होता है? यहाँ पर हम स्टार में लिख करके दे देते हैं कि जब त्वरण कांस्टेंट होता है तो इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं समान त्वरित गति। क्या कहते हैं? समान त्वरित गति। अब देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया जाता है। समान त्वरित गति, इसका इंग्लिश से होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना? तो ये कैसा गति है? समान त्वरित गति। अब इसमें ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है कैसे? कहेगा कि समान त्वरित गति में कौन सा चीज नहीं बदलता? स्थान। तो स्थान तो भाई बदल रहा है।
वेग भी बदल रहा है। कौन नहीं बदलेगा? त्वरण नहीं बदलेगा, क्योंकि समान के बाद कौन है? त्वरण। त्वरण समान रहेगा, 6 का 6 शुरू से लेकर अंत तक कोई भी टाइम में निकाल लो, त्वरण में कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी तो इसका मतलब हम समझे, चलेगा कैसे इसका फीलिंग बाद में करेंगे। कोई भी कण कहेंगे कि समान त्वरण से चल रहा है, इसका मतलब समझाइए। तो ऐसा त्वरण है जो बदलने वाला नहीं, लेकिन ये चलता कैसे होगा, इसका मीनिंग्स क्या होगा, इसका फीलिंग कैसे हम लाएंगे, अपने अंदर कैसे पहचानेंगे। किसी चलते हुए को देखेंगे तो कैसे पहचान लेंगे कि उसका त्वरण समान है कि त्वरण समान नहीं है। वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं एकदम। जब तक माइंड में मैप डायग्राम ना बनेगा, माइंड चित्रण नहीं होगी किसी घटना का, तो मेरा मानना है कि आपने फिजिक्स को रटा है, पढ़ा नहीं। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसका एकदम माइंड मैपिंग होना चाहिए, माइंड में उसका डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है, तो इतना पहले उतारी, फिर आगे। सेकंड पर वेग बताओ, 3 सेकंड पर वेग बताओ। 1 सेकंड पर स्थान -4, 3 सेकंड पर स्थान 24। 1 सेकंड पर वेग 8 का, 3 सेकंड पर वेग 20। 1 सेकंड के बाद त्वरण 6 का, 6 सेकंड 3 सेकंड के बाद भी त्वरण 6 का। यानी एक त्वरण ऐसा रहा जो 1 पर भी वही निकला और 3 पर भी वही निकला, तो 2 पर भी वही होना चाहिए। यस सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन कहा कि औसत त्वरण बताओ, पूरे यात्रा के दौरान औसत त्वरण बताइए। तो पूरा यात्रा कितना समय तक है? 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक। तो ये हो गया T1, अभी हो गया T2। अब देखो हम निकालते हैं औसत त्वरण कैसे निकलता है। फिजिकल सिग्निफिकेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट्स। बहुत महत्वपूर्ण होता है, मीनिंग्स को समझते हुए न्यूमेरिकल को बनाते रहिए। तो औसत त्वरण का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, A बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा T, यही फॉर्मूला है ना? यस सर। अच्छा, डेल्टा V को हम क्या लिखे हैं? V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस V1। क्या लगता है आपको V2 कितना लिखे? V1 तो ये है, V2 कितना लिखे? 20 रखो, यूनिट पर बाद में करेंगे। V1 कितना रखे? 8। T2 कितना रखे देख के बताओ। 3 है ना? टाइम कितना है? 3। अभी कितना रख दें? 1। दिक्कत नहीं ना है? 12 बटा 2 कितना आ गया? 6। क्या सीखने के लिए आपको मिला? ये सीखने के लिए मिला कि जब हमारा त्वरण नहीं बदलता है तो तत्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण आपस में क्या होते हैं? समान। यही ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा कि औसत त्वरण समान त्वरण की स्थिति में औसत त्वरण और तत्क्षणिक त्वरण खाली स्थान इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। जब त्वरण नहीं बदल रहा है तो समान त्वरण है, और समान त्वरण है तो क्या औसत और क्या तत्क्षणिक, सब कुछ क्या है? अभी बतिया को हम विस्तार से बोलेंगे, सब में आलू क्या कर देंगे? अलाउड कर देंगे। औसत चाल की स्थिति में तत्क्षणिक चाल और औसत चाल भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। समान चाल की स्थिति में चाल नहीं बदलेगा तो तत्क्षणिक चाल निकाल दो या औसत चाल निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी तत्क्षणिक चाल निकालना और औसत चाल निकालना दोनों में कोई अंतर नहीं होगा जब चाल नहीं बदलेगा तब। तत्क्षणिक त्वरण होगा, अगर त्वरण नहीं बदलेगा तो चाहे तत्क्षणिक त्वरण बताओ चाहे औसत त्वरण बताइए, यानी टाइम टू टाइम त्वरण बताइए या पूरा एक साथ त्वरण बताइए, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों तो हमने दिखा दिया, टाइम टू टाइम भी त्वरण बताया। 1 सेकंड पर भी त्वरण कितना? 6 का, और 3 सेकंड पर भी त्वरण 6 का, और ओवरऑल त्वरण भी कितना? 6 का। कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। अच्छा, समान त्वरण से चलने का मतलब देखो, यहाँ पर त्वरण समान है ना? 1 सेकंड पर त्वरण कितना? अच्छा, 3 सेकंड पर त्वरण कितना? 6 मीटर पर सेकंड। आप थोड़ा ध्यान से देखना। यूपीएससी निकालोगे तब फिर तो इसका कहना ही कुछ है। यूपीएससी निकालने के लिए आपको पहले नंबर पे इच्छाएं होनी चाहिए। एक लड़का ने अपने शिक्षक से पूछा कि सर, आप अक्सर बोलते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके प्रति एग्रेसिव होना, एकदम उत्सुकता, इच्छुक होना, पूरे तरह से समर्पित होना, व्याकुल होना बहुत जरूरी होता है।
कैसी व्याकुलता होगी जो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कैसी व्याकुलता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो टीचर ने कहा कि अभी ना बताएंगे, बाद में बताएंगे। 10 दिन हो गया, टीचर नहीं बताया। फिर 10वां दिन फिर स्टूडेंट पूछा कि सर कैसी व्याकुलता रहने पर हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, कैसी व्याकुलता रहनी चाहिए कि तुम लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। कहा कि अभी ना बताएंगे, वक्त आने को बताएंगे। एक दिन टीचर और स्टूडेंट टूर पर गए और एक झरने में नहा रहे थे, तालाब जैसा झरना मतलब होता ही हो नहाने के लिए। जैसे वो स्टूडेंट डुबकी मारा, टीचर उसको ऊपर से दबा दिया, अंदर छटपटाए लगा, बाहर निकलने की खूब कोशिश किया और दबाए रखा पूरा जोर से, पूरा एकदम। अब तब उसका प्राण निकलने की स्थिति में जब पहुंचा, एकदम अकबका गया, तब टीचर ने उसको छोड़ा, बाहर निकला, पूरा सांस में सांस लिया। अब गुस्से में आकर के टीचर को गाली दिया, कहा कि आपसे हम एक सवाल पूछें कि कैसी व्याकुलता होनी चाहिए ताकि हम सफल हो जाएंगे। आप हमको मारने पर पड़ गए, आप हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं महाराज दिन में। आज से आप कोई सवाल ना पूछेंगे, ना बताया होता तो मत बताइए, तो जाने ले लेगा। तो टीचर ने कहा कि यह ऐसी व्याकुलता, जैसी व्याकुलता तुमको बाहर निकलने के लिए थी ना, ऐसी व्याकुलता थी कि अगर बाहर ना निकलते तो मर जाते, वैसी व्याकुलता तेरे अंदर है तो तुमको दुनिया की कोई हस्ती नहीं रोक सकता तुम्हें सफल होने से। मैंने एकदम ऐसी व्याकुलता कि हमको नीट नहीं निकला तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है, IIT नहीं निकला तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है। जैसे हम ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते हैं, मैं अपने लक्ष्य के बिना नहीं जी सकता। इतनी व्याकुलता है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको IIT और NEET निकालने से। क्योंकि जब व्याकुल हो जाते किसी को पाने के लिए ना, तो आपको सोने नहीं देता। उत्सुकता इतनी तेज आपके अंदर आनी चाहिए कि आप उसके अलावा किसी तरफ नहीं देखेंगे, ओनली वही हमें चाहिए, केवल यही चाहिए, जिद्दीपन। हाँ ये चाहिए तो ये चाहिए, हर कीमत पर, हर परिश्रम पर, हर शर्त पर, हर स्थिति और परिस्थिति को हम तोड़ करके निकालेंगे, लेकिन निश्चित निकालेंगे। तो आजकल के बच्चे करते क्या हैं, आजकल के बच्चे क्या हैं, 2-4 गो गाना सुन लेगा तो गायक बनने का सपना पालेगा, 1-2 एक्टर झोला छापला देख लेगा तो हीरो बनने का एक्टर छापेगा, उसका हेयर स्टाइल कटवा करके और अपने आप को कार्टून बना करके घूमेगा, पर्सनालिटी बनाएगा नहीं, बाल कटवा लेगा पोंपू वाला, गधा बाल ऐसे उठा लिया, इधर टकला उधर टकला, ऐसे कट वैसे कट, और है कुछ भी नहीं। जो देखेगा वो बनने की कोशिश करेगा, अंत में कुछ नहीं बन पाता है। क्योंकि देखो स्पेशलिस्ट और जनरल में अंतर होता है। एक साधारण जो डॉक्टर होते हैं, जनरल जो सर्जन होते हैं, वो सर्दी खांसी बुखार हड्डी तनी मनी टूट गया तो उसका भी इलाज कर देगा, लेकिन उनकी कीमत बहुत कम होती है। महसूस किया हो, उसकी कीमत कम होती है, 100, 150 या 300 रुपये में इलाज करते हैं, उनकी फीस नहीं होता है। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं उनका फी बहुत ज़्यादा है। हड्डी विशेषज्ञ है तो बस आपको इलाज के लिए केवल एडमिशन कराने के लिए आपको 60,000 50,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। विशेषज्ञ बनोगे ना तो एक्सपर्ट बनोगे, एक्सपर्ट बनोगे तो आपको कीमत बढ़ जाएगी। तो आजकल के बच्चे जनरल बनते जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट नहीं। स्पेशलिस्ट बनिए किसी एक कॉन्सेप्ट पर। जैसे एकदम मान लो कि हमारा लक्ष्य फिक्स है तो फिक्स है, कोई स्थिति परिस्थिति आ जाएगा हम लक्ष्य को बदलेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कोई कह दिया कि एक कण 5 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू किया है। कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से कोई कण चल रहा है। इसका मतलब समझाइए। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड टाइम देंगे ना, कितना समय? 1 सेकंड टाइम देंगे तो स्पीड में वृद्धि या स्पीड में कमी 5 का करेगा। बढ़ा भी सकता है तो कितना बढ़ा सकता है? 5। अब घटा भी सकता है तो कितना घटा सकता है? 5। तब जाकर के उसका त्वरण 5 का 5 ही रहेगा। अब जैसे मान लो कि शुरू से चलना शुरू किया था, शुरुआत का चाल था उसको 4 मीटर पर सेकेंड,
1 सेकेंड टाइम दे दो तो 1 सेकेंड के बाद सीधा उसका वेग 5 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 मीटर 9 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड आओ दे दो, कितना दे दो 14 मीटर पर 1 सेकेंड आओ दे दो, तो 1 सेकेंड आओ दे दोगे तो फिर 5 जुटेगा, 9 5 14 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड आओ दे दो तो अगली चाल कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। यानी हर बार अगर कण एक समान त्वरण से चल रहा है, कैसा चल रहा है, यदि कण एक समान त्वरण से चलेगा तो हर बार उतना ही स्पीड बढ़ाएगा जितना त्वरण का मान होगा, या उतना ही स्पीड घटाएगा जितना त्वरण का मान होगा। अभी हम लोग स्पीड बढ़ाने और स्पीड घटाने की बात बाद में करेंगे, कब स्पीड बढ़ता है और कब स्पीड घटता है, कब कर्व पर मुड़ता है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। अब आप खुद बताओगे कि इस कंडीशन में स्पीड बढ़ेगा, अब इस कंडीशन में स्पीड घटेगा। त्वरण से स्पीड बढ़ता भी है और त्वरण से स्पीड घटता भी है, ना तो स्पीड बढ़ता है और ना तो स्पीड घटता है, डायरेक्शन भी बदलता है। डायरेक्शन भी बदलने का जिम्मेवारी किस पर है, त्वरण पर। स्पीड बढ़ाने का भी जिम्मेवारी किसको है, त्वरण को। स्पीड घटाने का भी जिम्मेवारी किसको है, त्वरण को। और डायरेक्शन भी बदलने की जिम्मेवारी किसको है, त्वरण। ठीक है ना। तो कहीं पर ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंट आपको मिल जाए कि एक कण एक समान त्वरण से चल रहा है, तो एक समान त्वरण से चलने का मतलब यह है कि 1 सेकेंड के बाद उतना ही अपना स्पीड ग्रो कर रहा है, बढ़ा रहा है जितना त्वरण का मान दिया। अब जैसे एक वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वस्तु एक समान त्वरण से नीचे गिरता है, वो समान त्वरण का मान है 10 लगभग, कितना है 10। ऐसे 9.8 लोग बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना बोलते हैं 9.8। 9.8 ना बोलना, लगभग कितना होता है 9.8 को हम 10 बोल सकते हैं ना। तब बताओ यहाँ पर हम वस्तु को रखे तो शुरुआत में वेग कितना 0, अभी चल रहा है। 1 सेकेंड छोड़ेंगे तो 10, फिर 1 सेकेंड के बाद 20, फिर 1 सेकेंड के बाद 30। अगर ये बात अगर दिमाग में बैठ गया तो बहुत आसानी से बहुत सारे आंसर को दे सकते हो। जैसे कहा गया कि एक वस्तु को कुछ ऊंचाई से गिराया गया, ठीक है, वो 5 सेकेंड में जमीन से टकराया, कितना वेग से टकराया बताओ 5 सेकेंड से, तो 50 से टकराया। 1 सेकेंड के बाद 10 हो गया, फिर 2 सेकेंड में, फिर 3 सेकेंड में, फिर 4 40, फिर 5 यानी 5 सेकेंड में 50 स्पीड पकड़ लिया। अब कितना स्पीड से टकराए 50। 6 सेकेंड में टकराता तो यानी हम बहुत आसानी से किसी वस्तु के लिए इम्पैक्ट वेलोसिटी निकाल सकते। एक पत्थर को टावर की चोटी पर से गिराया जाता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा पॉलिटेक्निक के सब छोटे छोटे एग्जामों में, या फिर टेक्नीशियन का, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम देने जाओ, रेलवे का भी एग्जाम होता है ना, तो टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, उसमें ज्यादातर फिजिक्स का, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि कब स्पीड बढ़ेगा और कब स्पीड घटेगा। थोड़ा अब जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में से इसको हम मानते हैं, कारण क्योंकि ये बहुत सारे चीजों को आपको समझाने में मदद करेगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखो, देखो त्वरण का संबंध बल से F बराबर ma, आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यानी जिधर आपका त्वरण होता है उधर ही आपका बल होता है। या मान लो कि बल मैंने दाएं तरफ लगाया तो त्वरण भी दाएं तरफ हो गया, इसलिए त्वरण सदिश राशि। कैसा राशि है, डायरेक्शनल वाला क्वांटिटी। जिधर आपका बल होगा उधर ही कौन होगा, त्वरण। ठीक है ना। अभी बात आपको समझ में आ गया तो बहुत कुछ आप बहुत आसानी से डील कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक कण, कौन सा, कोई कण है और एक कण दाएं तरफ जा रहा है, भी दिखा है मतलब चल रहा है, और त्वरण भी दाईं ओर हो गया तो बल भी दाईं ओर हो गया। अच्छा, कोई कण जिधर जा रहा है उधरे बल लग जाए तो आपका क्या ख्याल है, उसका स्पीड बढ़ेगा। अब इधर जा रहा है कोई, मान लो साइकिल आगे चला रहा है, आगे की ओर कोई उसको धक्का मार रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर चलने की दिशा और त्वरण की दिशा सेम होती है तो स्पीड बढ़ा देता है। क्या कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में सेम डायरेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए ना, तो स्पीड बढ़ता है। क्या होता है, स्पीड बढ़ेगा, मैंने तेजी से चलना शुरू कर देगा।
अब बताओ, तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ध्यान से देखो, कण चल रहा है दाईं ओर और त्वरण किधर है? बाईं ओर, यानी बल लग रहा है पीछे, तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अगर साइकिल कोई आगे की ओर चला कर ले जाना चाहता है, उसको कोई पीछे खींचना चाहता है, तो स्पीड कम कर देगा ना वो। तो स्पीड उसका क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, अगर चाल के विपरीत दिशा में त्वरण हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में त्वरण हो गया, तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। स्पीड घटेगा, स्पीड कम कर देगा। अब जब त्वरण स्पीड घटाने लगता है, यहाँ पर त्वरण स्पीड बढ़ा रहा है ना, तो इसको त्वरण ही कहना, नया नाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ का त्वरण स्पीड कम कर रहा है, तो इस त्वरण का नाम मंदन भी पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? तो मंदन है क्या? तो चाल की विपरीत दिशा में काम करने वाले त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन। ऐसी स्थिति में चाल घटती, क्या होती है? चाल घटेगी। अब तीसरा कंडीशन देखिए, तो तीसरा कंडीशन होगा क्या? तो मान लो कि कण जा रहा है इधर और त्वरण है नीचे, मैंने दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लंबवत है। तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में ना तो स्पीड बढ़ेगा और ना तो स्पीड घटेगा। कण सर्किल पर घूम जाएगा, इस तरह के रास्ते पर घूम जाएगा। ऐसा क्यों? आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, लाइफ में एक्सपेरिमेंट से विज्ञान आया है। मान लो साइकिल चला के कोई इधर जा रहा, उसको इधर को खींच देगा तो साइकिल वैसे घूम नहीं जाएगा। और इसका कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लो कि एक वस्तु को हम ऐसे फेंक रहे हैं, हाथ में ऐसे रख लिए, हाथ में ऐसे रख के अब ऐसे मारे, तो देखो किस रास्ता पे गिरा? सीधा गिर गया। कर्व पर गिरा ना, राउंड जैसा पथ पर गिरा, तो ऐसा गिरा ना, इस पथ पर गिरा। अच्छा क्यों गिरा? क्योंकि चला एक्स में और त्वरण था नीचे। गुरुत्वीय त्वरण किधर होता है? नीचे। तो चला एक्स में, त्वरण हो गया लंबवत, तो चला कैसे? कर्व पर, इस तरह के रास्ता पर चला। तो ये होती है रास्ता इफेक्ट। यहाँ पर रास्ता बदल देता है, यानी स्पीड सेम रहेगा। स्पीड क्या रहेगा? सेम। स्पीड नहीं बदलेगा। पथ सर्कुलर हो जाएंगे या परवलय हो जाएंगे। सर्कुलर होना या परवलय होना लगभग एक जैसी बात होगी। पथ मतलब रास्ता, कैसा हो जाएगा? लगभग सर्कुलर मान लो। तो क्या मान लो? सर्कुलर। वृत्त जैसा रास्ता बन जाएगा, यानी लगेगा कि वृत्त के रास्ता पूरा घुमा देंगे तो वृत्त जैसा बन जाएगा ना। तो वृत्तीय रास्ता जैसा ग्रहण करता है। तो एक घंटाएं ये जो पॉसिबिलिटी होती है इस तरह का होता है। कण अगर चलती हुई दिशा में त्वरण रखता है तो स्पीड बढ़ाता है, विपरीत दिशा में त्वरण रखता है स्पीड कम कर लेता है, और लंबवत रखता है तो किस पर घूमता है? सर्किल पर। किस पर घूमता है? सर्किल पर। ठीक है ना। तो अगर कण सर्किल पर घूम रहा है तो समझ जाओ, कोई भी कण सर्किल पर घूम रहा है तो वहां पर एक त्वरण है। कैसा है? चलने के लंबवत अगर त्वरण होता है तो कण कैसा घूमता है? सर्किल पर घूमता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें आप हमें बताएं। जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि वस्तु जा रहा है ऊपर, त्वरण है नीचे, तो स्पीड घटेगा। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि वस्तु भी नीचे और त्वरण भी नीचे। और अगर हम हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो ना तो स्पीड बढ़ेगा और ना तो स्पीड घटेगा, परवलय पथ पर घूमेगा। कैसे पथ पर घूमेगा? परवलय पथ या लगभग वृत्तीय पथ पर घूमेगा। तो ये इफेक्ट होता है त्वरण का। तो कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे आप लोग गतिमान कण पर। कहाँ पर? गतिमान कण पर। किसका बज रहा है? अच्छा ठीक। गतिमान कण पर, ये टॉपिक का नाम होगा बाबू। गतिमान कण पर त्वरण का प्रभाव। किसका प्रभाव? त्वरण का प्रभाव। त्वरण का प्रभाव। अब ये मस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पर हम बहुत सारे लॉजिक से मोशन करेंगे। अच्छा,
त्वरण जब विपरीत होता है चलने का तो उस त्वरण का नाम क्या होता है? इस त्वरण का एक नाम हम दे दीजिए, कौन सा? मंदन। मंदन क्यों? क्योंकि मंद मतलब कम कर देते, तो स्पीड को क्या करता है? कम करता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? रिटार्डेशन इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए उतार लीजिए, उतारने के बाद आप जा सकते हैं।